हेलो स्टूडेंट्स, अमन क्लासेस सीकर के ऑफिशियल चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 14.1 के प्रश्नों को अध्ययन किया था। आज हम एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 3 तक हल करेंगे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में तो एक अस्पताल में 5 से 15 वर्ष के भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या 6 है। 15 से 25 वर्ष के भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या 11 है। 25 से 35 वर्ष के भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या 21 है। 35 से 45 वर्ष के भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या 23 है। 45 से 55 वर्ष के भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या 14 है और 55 से 65 वर्ष के भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या 5 है। उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो आपको ये जो आंकड़े दे रखे हैं उनका आपको बहुलक निकालना है और बहुलक निकालने के साथ में आपको उनका माध्य निकालना है और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति यानी बहुलक और माध्य के मापों की तुलना करनी है और उनकी व्याख्या करनी है। तो आप पहले इनके लिए बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक निकालने के लिए आपको आयु वर्षों में दे रखी है। 5 से 15 वर्ष के रोगियों की संख्या 6 है। 15 से 25 वर्ष के अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या 11 है। 25 से 35 वर्ष के रोगियों की संख्या 21 है। 35 से 45 वर्ष के रोगियों की संख्या 23 है। 45 से 55 वर्ष के रोगियों की संख्या 14 है और 55 से 65 वर्ष के रोगियों की संख्या 5 है। अगर आप इसमें रोगियों की सब संख्या देखते हो तो उसमें अगर आप अधिकतम संख्या देखी जाए यानी बारंबारता देखी जाए तो वो अधिकतम बारंबारता 3 है, 23 है। तो सबसे अधिक बारंबारता 23 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान सबसे अधिक बारंबारता 23 है जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान 35 से 45 है। तो आपके पास जो संगत वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वो L का मान हो जाएगी, यानी L बराबर आपके पास 35 हो जाएगा और जो अधिकतम बारंबारता है वो आपके पास F1 का मान होगी। तो F1 बराबर आपके पास 23 हो गई और जो अधिकतम बारंबारता से पहले वाला जो बारंबारता है वो F0 हो जाएगी, यानी F0 का मान आपके पास 21 रहेगा और अधिकतम बारंबारता के बाद वाली बारंबारता आपके पास F2 हो जाएगी, यानी F2 का मान आपके पास 14 हो जाएगा, यानी F2 बराबर आपके पास 14 हो गया। और जो आयु वर्षों में जो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है उनमें उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में 10 वर्षों का अंतर है। तो आपके पास H बराबर 10 हो जाएगा, यानी आपके पास L बराबर 35 होगा, F0 बराबर 21 होगा, F1 बराबर 23 होगा, F2 बराबर 14 होगा और H बराबर 10 होगा। और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H होता है। तो L का मान आपके पास 35 है प्लस F1 आपके पास 23 है और F0 आपके पास 21 है। तो आपके पास 23 माइनस 21 हो गया और बट्टे में आपके पास 2 गुणा F1 यानी 2 गुणा 23 हो गया माइनस F0 यानी 21 हो गया और F2 का मान आपके पास 14 है तो माइनस के 14 हो गए गुणा 10 हो गया। तो 35 प्लस जब 23 में से 21 घटाया जाता है तो 2 प्राप्त होता है, यानी 35 प्लस 2 बट्टा 2 गुणा 23 आपके पास 46 हो गया और 46 माइनस 21 माइनस 14 हो गया गुणा 10। तो 35 प्लस 2 बट्टा 46 माइनस के 21 और माइनस के 14 आपके पास माइनस के 35 होते हैं। तो 35 प्लस 2 बट्टा 46 माइनस 35 गुणा 10 हो गया और जब 46 में से 35 घटाया जाता है तो 11 बचता है। तो 35 प्लस 2 बट्टा 11 गुणा 10 हो गया और 2 को जब 10 से गुणा किया जाएगा तो 20 होगा।
तो आपके पास 35 प्लस 20/11 प्राप्त होगा। और 20/11 यानी 20 में 11 का भाग देने पर 1.81 प्राप्त होता है। और आपके पास L है वो 35 है, तो 35 प्लस 1.81, और जब 35 में 1.81 जोड़ा जाता है तो 36.81 प्राप्त होता है। यानी आपको दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 36.81 होगा। अब इसी प्रकार आप माध्य ज्ञात कर लेते हैं, और माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास जो वर्षों में और रोगियों की संख्या है वो उसका संख्यात्मक मान अधिक है, और संख्यात्मक मान अधिक है तो आप इसे पद विचलन विधि से हल करोगे। आपको दे रखा है कि 5 से 15 वर्ष के रोगियों की संख्या 6 है, 15 से 25 वर्ष के रोगियों की संख्या 11 है, 25 से 35 वर्ष के रोगियों की संख्या 21 है, 35 से 45 वर्ष के रोगियों की संख्या 23 है, 45 से 55 वर्ष के रोगियों की संख्या 14 है, और 55 से 65 वर्ष के रोगियों की संख्या 5 है। तो जब आप इसका माध्य निकाल रहे हो तो जो भी वर्ग अंतराल दिया होता है उसका मध्य मान निकाला जाता है, और मध्य मान निकालने के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है। तो 5 से 15 अगर आपके पास वर्ग अंतराल है तो इसकी निम्न सीमा 5 होगी और उच्च सीमा 15 होगी, और इसका मध्य मान निकालने के लिए आपको निम्न सीमा 5 और उच्च सीमा 15 को जोड़ के 2 का भाग देना है। 5 + 15 20 हो गया, और 20 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो 10 प्राप्त होता है। यानी अगर आपके पास वर्ग अंतराल 5 से 15 है तो उसका मध्य मान 10 होगा। इसी प्रकार अगर वर्ग अंतराल आपके पास 15 से 25 है तो इसका मध्य मान 20 होगा। वर्ग अंतराल अगर 25 से 35 है तो मध्य मान 30 होगा, और वर्ग अंतराल अगर 35 से 45 है तो मध्य मान 40 होगा। वर्ग अंतराल 45 से 55 है तो मध्य मान 50 होगा, और मध्य मान अगर वर्ग अंतराल आपके पास 55 से 65 है तो मध्य मान 60 होगा। और मध्य मान ज्ञात करने के बाद में जब आप किसी आंकड़ों का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो उसके लिए u का मान निकालना होता है, और u बराबर आपके पास x माइनस a/h होता है। a का मान आप मान लेते हो कि ये आपके पास 6 मध्य मान है, उनमें से आप चाहो तो तीसरा या चौथा पद आप कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो मान लेते हैं हम तीसरा जो मध्य मान 30 है उसको कल्पित माध्य मान लेते हैं, तो कल्पित माध्य a बराबर आपके पास 30 हो जाएगा। तो और x का मान आपके पास जो मध्य मान है वो रहेगा, और h आपके पास 5 से 15, यानी प्रत्येक वर्ग अंतराल के बीच में जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है उसमें 10 का अंतर चल रहा है, तो h का मान आपके पास 10 रहेगा। तो आपके पास अगर मध्य मान 10 है और a 30 है, मध्य मान आपके पास 10 है, a आपके पास 30 है, तो इसका जो यूँ होगा वो आपके पास 10 - 30/10 होगा। 10 - 30 आपके पास माइनस का 20 हो गया, और माइनस के 20 में अगर आप 10 का भाग देते हो तो माइनस का 2 प्राप्त होता है। या आप सीधा सा ये भी देख सकते हो कि जो आपने कल्पित माध्य माना है उसके लिए u का मान 0 रहेगा, और उससे पूर्व वाले मध्य मानों के लिए जो u का मान होगा वो ऋणात्मक चलता रहेगा, यानी -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा, और उसके बाद वाले मध्य मानों के लिए u का मान धनात्मक चलता रहेगा, +1 +2 और +3 चलता रहेगा। u का मान निकालने के बाद में आपको fu निकालना है, और अगर आपके पास f 6 है, u का मान -2 है, तो 6 गुणा -2 आपके पास -12 होगा। अगर f आपके पास 11 है, u आपके पास -1 है, तो 11 गुणा -1 आपके पास -11 होगा। अगर f आपके पास 21 है और u आपके पास 0 है, तो 21 गुणा 0 आपके पास 0 रहेगा। अगर f आपके पास 23 है और u का मान +1 है, तो 23 गुणा +1 आपके पास +23 रहेगा। अगर आपके पास f का मान 14 है और u का मान आपके पास 2 है, तो 14 गुणा 2 आपके पास 28 रहेगा। और अगर आपके पास f का मान 5 है और u का मान 3 है, तो आपके पास fu का मान 5 गुणा 3 15 रहेगा। fu निकालने के बाद में आपको जो भी आवृत्ति दे रखी है या बारंबारता दे रखी है उसका योग करना है, यानी सिग्मा f निकालना है। और सिग्मा f निकालने के लिए आपको जो भी रोगियों की संख्या दे रखी है उसका योग करना है। तो 6 और 11 आपके पास 17 होते हैं, और 17 और 21 आपके पास 38 होते हैं। 38 और 23 आपके पास 61 होते हैं। 61 और 14 आपके पास 75 होते हैं, और 75 और 5 आपके पास 80 होते हैं। यानी आपके पास सिग्मा f का मान 80 रहेगा।
इसी प्रकार आपको सिग्मा एफ यू निकालना है, यानी एफ यू का योग करना है। तो एफ यू का योग करने के लिए आपके पास ऋणात्मक संख्याओं का अलग योग होगा और धनात्मक संख्याओं का अलग योग होगा। अगर आप ऋणात्मक संख्याओं का योग निकालते हैं तो -12 और -11 आपके पास -23 हो जाता है, और अगर धनात्मक संख्याओं का योग करते हैं तो 23 और 28 आपके पास 51 होते हैं, 51 और 15 आपके पास 66 होते हैं। यानी आपके पास एफ यू होगा वो -23 + 66 होगा, और -23 में अगर +66 जोड़े जाते हैं तो आपके पास +43 शेष रहते हैं। यानी सिग्मा एफ यू का मान आपके पास +43 रहेगा। अब अगर आप इसके लिए इसको पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो एक का मान आपके पास 30 है, सिग्मा एफ का मान आपके पास 80 है, सिग्मा एफ यू आपके पास 43 है, और एच बराबर आपके पास 10 है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच। ए का मान आपके पास 30 है, सिग्मा एफ यू का मान आपके पास 43 है, सिग्मा एफ का मान 80 है, गुणा एच का मान आपके पास 10 है। तो 30 प्लस जब 43 को आप 10 से गुणा करोगे तो 430 प्राप्त होगा, और 430 में 80 का भाग देना है। तो जब 430 में 80 का भाग देते हैं तो 5.37 प्राप्त होता है, और जब 30 में 5.37 जोड़ा जाता है तो 35.37 प्राप्त होता है। यानी आपके पास जो आंकड़ों का बहुलक था वो 36.81 प्राप्त हुआ है, और जो आंकड़ों का माध्य है वो 35.37 प्राप्त हुआ है। आंकड़ों का माध्य का मतलब ये है कि अस्पताल में भर्ती हुए जो अधिकतम रोगियों की आयु है वो 36.81 वर्ष है, और अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों का जो औसत है वो 35.37 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में सूचना देते हैं। यानी आपके पास 10 बिजली उपकरण हैं, उनका जीवनकाल है वो 0 से 20 घंटों के बीच है। 35 बिजली उपकरणों का जीवनकाल 20 से 40 घंटों का है। 52 बिजली उपकरणों का जीवनकाल 40 से 60 घंटों तक है। 61 बिजली उपकरणों का जीवनकाल 60 से 80 घंटों तक है। 38 बिजली उपकरणों का जीवनकाल 80 से 100 घंटे है, और 29 बिजली उपकरणों का जीवनकाल 100 से 120 घंटे है। उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए, इनका बहुलक निकालना है। तो आप देखोगे कि सबसे अधिक बारंबारता 61 है, सबसे अधिक बारंबारता 61 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान 60 से 80 है। अगर इसके संगत वर्ग अंतराल का मान 60 से 80 है तो जो संगत वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा होगी वो L का मान होगी, तो L बराबर आपके पास 60 रहेगा। और जो आपके पास अधिकतम बारंबारता 61 है तो वो आपके पास F1 हो जाएगी, और उससे पहले वाली जो बारंबारता 52 है वो आपके पास F0 हो जाएगी, और अधिकतम बारंबारता के बाद वाली बारंबारता 38 जो है वो आपके पास F2 का मान हो जाएगी। और जो वर्ग अंतराल हैं उनमें निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का अंतर 20 है, तो H बराबर आपके पास 20 हो जाएगी। अब आपको इनका बहुलक निकालना है, और बहुलक निकालने का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H होता है। तो अगर आप सूत्र में इनका मान रख के हल करते हो तो 60 L का मान 60 है, प्लस F1 आपके पास 61 है, माइनस F0 आपके पास 52 है, बट्टा 2F1, तो 2 गुणा F1 आपके पास 2 गुणा 61 हो जाएगा, माइनस F0 आपके पास 52 है, माइनस F2 आपके पास 38 है, गुणा H आपके पास 20 हो गया। तो ये आपके पास 60 प्लस 61 माइनस 52 आपके पास 9 होता है, और जब 2 को 61 से गुणा किया जाता है तो 122 होता है, और 52 में माइनस के 38 जोड़ा जाते हैं तो माइनस के 90 हो जाते हैं, गुणा H आपके पास 20 है। तो ये आपके पास 60 प्लस 90 9 बट्टा 122 में से अगर 90 घटाए जाते हैं तो 32 होता है, और 32 गुणा 20 हो गया। तो जब आपके पास 9 को 20 से गुणा किया जाता है तो 180 होता है, तो 60 प्लस 180 बट्टा 32 हो गया, 180 बट्टा 32, और 180 में जब 32 का भाग दिया जाता है तो 5.62 प्राप्त होता है। यानी 60 में जब आप 5.62 जोड़ोगे तो 65.0262 प्राप्त होगा।
यानी जो आपके पास बिजली उपकरण है उनका जो माध्य जीवन काल होगा वो 65.62 घंटे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो आंकड़े दे रखे हैं उनका आपको बहुलक निकालना है और बहुलक निकालने के साथ में आपको माध्य भी निकालना है। तो पहले हम इनका बहुलक निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि 24 परिवारों का जो मासिक व्यय है वो 1000 से 1500 रुपये है। 40 परिवारों का मासिक व्यय 1500 2000 रुपये है। 33 परिवारों का मासिक व्यय 2000 से 2500 रुपये हैं। 28 परिवारों का मासिक व्यय 2500 से 3000 रुपये हैं। 30 परिवारों का मासिक व्यय 3000 से 3500 रुपये हैं। 22 परिवारों का मासिक व्यय 3500 से 4000 रुपये हैं। 16 परिवारों का मासिक व्यय 4000 से 4500 रुपये हैं और 7 परिवारों का मासिक व्यय 4500 से 5000 रुपये है। अब आपको इसका बहुलक निकालना है। तो आपको ये देखना है कि ये जो परिवारों की संख्या दे रखी है यानी बारंबारता दे रखी है, इसमें से सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो अगर आप देखते हो तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता है वो 40 है। सबसे अधिक बारंबारता 40 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान आपके पास 1500 से 2000 है। तो जो आपके पास सबसे अधिक बारंबारता है वो F1 है, उससे पहले वाली बारंबारता है वो F0 है, उसके बाद वाली बारंबारता है वो F2 है। यानी आपके पास F0 का मान 24 होगा, F1 का मान 40 होगा और F2 का मान 33 होगा। और जो संगत वर्ग अंतराल जो सबसे अधिक बारंबारता है 40, उसके संगत वर्ग अंतराल का मान आपके पास 1500 से 2000 है। तो इसकी जो संगत वर्ग अंतराल 1500 से 2000 है, इसकी निम्न सीमा आपके पास 1500 रुपये है। तो ये L का मान आपके पास 1500 हो जाएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता 40 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान 1500 से 2000 है। तो L बराबर आपके पास 1500 है। और F1 सबसे अधिक बारंबारता आपके पास 40 है, तो F1 आपके पास 40 हो जाएगा। और सबसे अधिक बारंबारता से पहले वाली बारंबारता आपके पास 24 है, तो ये F0 का मान हो जाएगा। और 40 के बाद वाली बारंबारता 33 है, तो ये F2 का मान हो जाएगा। तो F2 बराबर आपके पास 33 हो गया। और जो भी वर्ग अंतराल दे रखे हैं उसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में 500 का अंतर चल रहा है। तो H बराबर आपके पास 500 हो जाएगा। यानी आपके पास L बराबर 1500, F0 बराबर 24, F1 बराबर 40, F2 बराबर 33 और H बराबर 500 रहेगा। और जब आप इसका बहुलक निकालते हो तो बहुलक निकालने का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H होता है। L का मान आपके पास 1500 है, प्लस F1 आपके पास 40 है, माइनस F0 आपके पास 24 है। तो ये F1 माइनस F0 आपके पास 40 माइनस 24 हो जाएगा। और बट्टा 2F1, तो 2 गुणा F1 आपके पास 40 है, तो 2 गुणा 40 हो गया। माइनस F0 आपके पास 24 है, माइनस F2 आपके पास 33 है, गुणा H आपके पास 500 है। तो ये 1500 प्लस 40 में से जब 24 घटाया जाएगा तो 16 प्राप्त होगा। और जब 2 को 40 से गुणा किया जाएगा तो 80 होगा। और 80 माइनस 24 माइनस 33 हो गया गुणा 500। 1500 प्लस 40 में से जब 24 घटाया जाता है तो 16 होता है। और जब 24 और 33 को जोड़ा जाता है तो 57 होता है। यानी 80 माइनस 57 हो जाएगा। 80 माइनस 57 गुणा 500 हो गया। 1500 प्लस 16 बट्टा 80 में से अगर 57 को घटाया जाता है तो 23 प्राप्त होता है। तो 23 गुणा 500 हो गया। और जब 16 को 500 से गुणा किया जाता है तो 8000 होता है। और 8000 में जब 23 का भाग दिया जाता है तो 347.83 प्राप्त होता है। और जब 1500 में 347.83 जोड़ा जाता है तो 1847.83 प्राप्त होता है। अतः आपका बहुलक मासिक व्यय होगा वो 1847 रुपये 83 पैसे प्राप्त होंगे।
अब आपको दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आप चाहो तो इसे कल्पित माध्य विधि से हल कर सकते हो। तो आपको दे रखा है कि 24 परिवारों का जो मासिक व्यय है वो 1000 से 1500 रुपये है। 40 परिवारों का मासिक व्यय 1500 से 2000 रुपये है। 33 परिवारों का मासिक व्यय 2000 से 2500 रुपये है। 28 परिवारों का मासिक व्यय 2500 से 3000 रुपये है। 30 परिवारों का मासिक व्यय 3000 से 3500 रुपये है। 22 परिवारों का मासिक व्यय 3500 से 4000 रुपये है। 16 परिवारों का मासिक व्यय 4000 से 4500 रुपये है। 7 परिवारों का मासिक व्यय 4500 से 5000 रुपये। जब आप माध्य निकाल रहे हो, चाहे आप किसी भी विधि से निकालो, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालो, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से निकालो, चाहे आप पद विचलन विधि से माध्य निकालो, तो आपको वर्ग अंतराल से मध्य मान निकालना होता है। और मध्य मान निकालने के लिए आपको उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देना होता है। तो अगर आपके पास वर्ग अंतराल 1000 से 1500 है तो इसका मध्य मान निकालने के लिए आपको 1000 से 1500 रुपये अगर मध्य मान है तो इसका मध्य मान निकालने के लिए निम्न सीमा 1000 प्लस उच्च सीमा 1500 बट्टा 2 हो गया। और 1000 और 1500 का जब जोड़ा जाता है तो 2500 होता है। और 2500 में अगर 2 का भाग दिया जाता है तो 1250 प्राप्त होता है। यानी मध्य मान आपके पास 1250 होगा। अगर आपके पास वर्ग अंतराल 1500 से 2000 है तो मध्य मान आपके पास 1750 रहेगा। अगर वर्ग अंतराल 2000 से 2500 है तो मध्य मान 2250 रहेगा। अगर वर्ग अंतराल 2500 से 3000 रुपये है तो मध्य मान आपके पास 2750 रहेगा। अगर वर्ग अंतराल 3000 से 3500 है तो मध्य मान 3250 रहेगा। अगर वर्ग अंतराल 3500 से 4000 रुपये है तो मध्य मान 3750 रहेगा। अगर वर्ग अंतराल 4000 से 4500 है तो मध्य मान 4250 रहेगा। और अगर वर्ग अंतराल 4500 से 5000 है तो मध्य मान 4750 रहेगा। फिर मध्य मान निकालने के बाद में आप अगर इसे कल्पित माध्य विधि या पद विचलन विधि से हल करते हैं तो आपको मध्य मान में से एक जो मान है उसको कल्पित माध्य मानना होता है। तो मान लेते हैं कि इनमें से एक मान आप कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो कल्पित माध्य आप मानते हो तो मान लेते हैं कि 2750 था वो कल्पित माध्य है। तो जो कल्पित माध्य होगा उसमें जो मान आपका कल्पित माध्य है उसमें u का मान 0 रहेगा। और उससे पूर्व वाले जो मध्य मान है उनमें u का मान ऋणात्मक चलता जाएगा, यानी -1, -2, -3 चलता जाएगा। और उसके बाद वाले जो मध्य मान है उनके लिए u का मान धनात्मक यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहेगा। और u का मान निकालने के बाद में आपको FU निकालना होता है, यानी f और u को गुणा करना होता है। तो अगर आपके पास f का मान 24 है, u का मान -3 है तो 24 गुणा -3 आपके पास -72 होगा। अगर f का मान 40 है, u का मान -2 है तो FU आपके पास 40 गुणा -2 -80 होगा। अगर f का मान 33 है, u का मान -1 है तो FU आपके पास 33 गुणा -1 -33 होगा। अगर f का मान 28 है, u का मान 0 है तो FU आपके पास 28 गुणा 0 0 हो जाएगा। अगर f का मान 30 है, u का मान 1 है तो FU आपके पास 30 गुणा 1 30 होगा। अगर f आपके पास 22 है, u आपके पास 2 है तो FU आपके पास 22 गुणा 2 44 होगा। अगर f आपके पास 16 है, u आपके पास 3 है तो FU आपके पास 16 गुणा 3 48 हो जाएगा। अगर f का मान आपके पास 7 है, u का मान 4 है तो FU आपके पास 7 गुणा 4 28 हो जाएगा। और FU ज्ञात करने के बाद में आपको सिग्मा f निकालना होता है, यानी जो आपको f दे रखा है उसका योग ज्ञात करना होता है। तो सिग्मा f आपके पास 24 प्लस 40 64 हो जाएगा। 64 और 33 आपके पास 97 हो जाएगा। 97 और 28 आपके पास 125 हो जाएगा। 125 और 30 आपके पास 155 होगा। 155 और 22 आपके पास 177 होगा। 177 और 16 आपके पास 193 होगा।
193 और 7 आपके पास 200 होगा, यानी आपके पास सिग्मा एफ का मान 200 होगा। और फिर आपको सिग्मा एफ यू निकालना है। सिग्मा एफ यू निकालने के लिए आपको ऋणात्मक संख्याओं का अलग से योग करना है और धनात्मक संख्याओं का अलग से योग करना है। तो ऋणात्मक संख्याओं का अगर आप योग करते हो तो माइनस के 72 और 80 आपके पास माइनस के 152 हो गए, माइनस के 152 और माइनस के 33 आपके पास माइनस के 185 हो जाते हैं। ऋणात्मक आपके पास माइनस 185 है। और अगर धनात्मक संख्याओं का योग करते हैं तो 30 और 44 आपके पास 74 हो गए, 74 और 40 आपके पास 122 होते हैं, 122 और 28 आपके पास 150 होते हैं। तो आपके पास माइनस के 185 प्लस 150 प्राप्त होते हैं। और जब माइनस 185 प्लस 150 को जोड़ा जाता है तो माइनस के 35 प्राप्त होते हैं, यानी सिग्मा एफ यू आपके पास माइनस का 35 रहेगा। अब आपके पास ए बराबर 2750 है, सिग्मा एफ आपके पास 200 है, सिग्मा एफ यू आपके पास माइनस 35 है, एच बराबर आपके पास 500 है। तो पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। ए आपके पास 2750 है, सिग्मा एफ यू आपके पास माइनस 35 है बटा सिग्मा एफ आपके पास 200 है गुणा एच आपके पास 500 है। तो 2750 माइनस, जब आप माइनस के 35 को प्लस के 500 से गुणा करते हो तो माइनस के 17,500 प्राप्त होते हैं। और 17,500 बट्टा 200 हो गया। और जब 17,500 में 200 का भाग दिया जाता है तो 87.5 प्राप्त होते हैं। 87.5 प्राप्त होते हैं। और जब 2750 में से 87.50 घटाया जाता है तो 2662.50 प्राप्त होता है, यानी माध्य मासिक व्यय आपके पास 2662.50 प्राप्त होगा।